हुआ और सीधे सीधे शब्दों में कहा गया कि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, इसीलिए साथ आना है, लेकिन फिर भी नतीजा उनके सपोर्ट में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हिमांशु देखिए सर, ना, एक हाँ सेंटेंस बस। हाँ, अब मैं ये बोलूंगा, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था एक मोदी सब पे भारी। एक देखिए वो अकेला सब बात पर कितनी भारी, सच और वो है। जो एक अकेला सब पर भारी नारा दिया था वो अब यहाँ जी पर वाकई असल में देखने को मिल रहा है। हिमांशु जी, अगर पश्चिम बंगाल में रैलियों को लेकर हम कह रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से बढ़त बनाएगी या फिर कैसे टीएमसी को पीछे करेगी, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना ऐसे स्टेट में जहां पर ममता बनर्जी का बोलबाला है। साथ ही साथ आपको लगता नहीं इंटरेस्टिंग तो दिल्ली भी रहने वाला है, दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल जेल भी चले गए, फिर जेल की सलाखों से बाहर भी आ गए, अंतरिम जमानत आज खत्म भी हो रही है, और अभी चंद मिनट पहले 9:25 पर एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है जिसमें वो लिख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया, आज फिर से वो जेल जाने वाले हैं। दोपहर 3 बजे वो निकलेंगे, राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, फिर जाएंगे हनुमान मंदिर, वहां से आशीर्वाद लेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे, और अंत में लिख रहे हैं, आप सब लोग अपना ख्याल रखना, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। ऐसे बहुत से इमोशनल उन्होंने मैसेजेस दिए, उपदेश दिए, लेकिन काम कुछ आए नहीं। ये एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन एक और सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता तमाम विरोध और नाराजगी पर भारी है? यानी कि जो क्रेडिबिलिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो तमाम विरोध और नाराजगी पर क्या भारी पड़ गई? क्योंकि विरोध भी अलग अलग तरीके से हुआ, नाराजगी भी अलग अलग तरीके से सामने रखी गई, एक परसेप्शन भी विपक्ष ने बनाने की कोशिश की कि जनता में असंतोष है, लेकिन ये नंबर्स हिमांशु जी बता रहे हैं कि संतोष भी है और अच्छा खासा संतोष है। नहीं, ये तो बता ही रहे ना, इनकी क्रेडिबिलिटी की बात करें, मोदी गारंटी की बात करें, एक तरफ हम लोग राहुल न्याय की बात करेंगे, दूसरी तरफ मोदी गारंटी की बात करेंगे, और लोगों को जब चुनने की बारी आएगी तो वो तो बड़ा सीधा चुनेंगे ना, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी ऑन ग्राउंड देखी है। केंद्र सरकार की पिछले 5 सालों की स्कीमों के अंदर जो जो योजनाएं थी उसकी डिलीवरी ऑन द ग्राउंड, और वो कास्ट के आधार पर नहीं हुई, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, वो तो हर एक को मिला, एक मुस्लिम को मिला, एक जाट को मिला, एक राजपूत को मिला, एक यादव को मिला, सबको मिला। तो इस बारी का चुनाव जो पहले से जातिवाद पे मोड़ने का एक परसेप्शन बनाया जा रहा था वो नहीं हुआ। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि अब देश के अंदर जब नरेंद्र भाई ने बोल दिया है 4 जाति है, मतलब 4 जाति है। हाँ, इस हिसाब से अगर हम देखें तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर मोदी के लिए वोट किया है। दूसरी तरफ महिलाओं को देखें तो उनकी जो ऑन ग्राउंड डिलीवरी है और वो मोदी की भक्त बन गई है। 4 जून को हम देखेंगे, और जब हम स्कैन आउट करेंगे पूरे रिजल्ट को, तब हमें एक बात पता चलेगी कि एक्चुअली महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया है, और ये जातियों में आज हमारा समाज बढ़ चुका है, और ये 4 जातियों में बढ़ चुका है। ये समाज ये कुर्मी और भूमिहार और यादव और राजपूत में नहीं बटा अभी। हर एक भारतीय वो बात को समझता है, और नॉर्थ साउथ का डिवाइड भी अब दिख नहीं रहा, क्योंकि आप देखोगे कि जो स्टेट्स के अंदर ऐसा कहा जाता था भाजपा को 50 साल लगेंगे एक सीट भी जीतने के लिए, 2019 में भी हिमांशु सर हमने देखा था कि जो ज्यादा वोटिंग की गई थी बीजेपी के पक्ष में, वो महिलाओं की ओर से बहुत ज्यादा की गई थी। सुशील जी, अब मेरा सवाल आपसे है, आप क्या वजह मानते हैं जो 370 और 400 के बीच बीजेपी बढ़त बनाए हुए एग्जिट पोल में, उसके पीछे की वजह क्या ब्रांड मोदी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, या फिर आप 5 साल का कामकाज देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं देखिए, साथ ही साथ अगर राज्य वाइज देखें तो क्या बिहार, आंध्र और महाराष्ट्र में जो गठबंधन किए गए वो बीजेपी की रणनीतिक जीत रही इन राज्यों में, या फिर आप ये कहेंगे कि एनडीए के जो हिस्से हैं उनकी जीत बीजेपी की वजह से, ब्रांड मोदी की वजह से? देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ है पक्ष और विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के कदावर का हो। एक टाइम था जैसे एनटी रामाराव राव साहब थे, वेस्ट बंगाल में ज्योति बाबू जी थे, जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला वगैरह जैसे थे, या महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जी थे। जब वो आवाज़ लगाते थे लाखों लोग से उनकी सभाओं में आ जाते थे। आज देख लीजिए, एनडीए में कोई ऐसा नेता दिखा दीजिए जिसकी इतनी पॉपुलरिटी है, जो लोगों के बीच में लोगों को अपने और समेट सकता है।
बहुत कम लोग हैं। आप देख लीजिए जैसे राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव ने यूपी में इकट्ठे सभाएं की, क्या उसका असर हुआ? या बाकी जो स्टेट में केजरीवाल जी ने इतनी मेहनत की, या उन्होंने भी पंजाब गए, हरियाणा गए, या उसके बाद दिल्ली में भी उन्हें बड़ा ये प्रचार किया, क्या फर्क रहा? कि जो पॉपुलरिटी है, जो नेताओं की पॉपुलरिटी है, वो अलग ही चीज है। साथ साथ इमोशनल संदेश भी बहुत से दिए गए, जेल से दिए गए, जेल से बाहर आने के बाद दिए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। मोदी जी बहुत से सवाल है। मोदी जी का एक सवाल ये भी है, हाँ आप रहिएगा सुशील जी, एक सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में ये वो स्टेट हैं जहां पर गठबंधन बीजेपी की रणनीति क्या जीत रही है? ये बड़ा सवाल लोगों के जहन में है और एग्जिट पोल भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन में अगर एनडीए को इस तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जनता ने सपोर्ट भी किया है, भरोसा भी दिखाया है, और जो बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये चरितार्थ होता हुआ, सच होता हुआ नजर आता है। आलोक सर, बिहार, आंध्र, महाराष्ट्र, यहां बीजेपी का गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। रचना जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, क्योंकि लोग इसको कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने पार्टियां तोड़ दी, उन्होंने ये कर दिया। जिन लोगों की संगठन की क्षमता में, जो उनके सेनापति थे, चाहे शरद पवार जी कितने बुजुर्ग हो गए, वो बेटी उनकी सुप्रिया सुले, बल्कि उनको भी ऑफर दिया गया था कि आप आइए। सुप्रिया सुले को तो मंत्री वो चाहते थे, लेकिन वो बाद में नहीं हुआ, वरना तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लेने का बड़ा प्रस्ताव